PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आज का जो मैच है वो खेला जाएगा मुल्तान के स्टेडियम में और मैच होगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और दोनों ने अब तक 17 मैचेस आपस में खेले हैं, जिसमें 11 मुल्तान और 6 पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं। मगर इस बार जो है पेशावर ज़ल्मी का जो पलड़ा है वो भारी लगता है। और इस लीग में जो आपस में मैचेस खेले उसमें लीग के पहले मैच में ज़ल्मी ने मुल्तान को 120 रन्स के भारी रन्स के साथ, भारी मार्जिन के साथ शिकस्त दी थी। और इस मैच में तो हम डिस्कस करेंगे ही, मगर कल जो मैच देखने में आया आर्च राइवल्स का लाहौर वर्सेस कराची, एंड कराची प्लेड अ मैग्निफिसेंट इनिंग्स वर्सेस लाहौर इन लाहौर एट कज़ाफ़ी स्टेडियम। और दोनों कप्तानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मगर कप्तानी किसकी रंग लाई वो तो हम आज जानेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट वन एंड ओनली हारून रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगी। और आई थिंक जो जश्न कल लाहौर ने मनाना था वो तो ओस पड़ गई उनके अरमानों पे। जिस अंदाज में कराची किंग्स ने जो मैच जीता वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। 3 ओवर्स में 38 रन्स करना, और वो भी ऐसी बॉलिंग के खिलाफ जो कि इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग थी, जिसमें हारिस रऊफ मौजूद थे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी मौजूद थे, और उसके बाद सामने उनके जो बैटर्स थे वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। इरफानुल्लाह नियाज़ी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर सके एज ए बैटर, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक के फ्रंट पे काफ़ी रन्स वन्स भी किए हुए, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक में रन्स करके और वो सिलेक्ट हुए हैं टीम में। कल उन्होंने वाकई बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, और एक यकीनी तौर पे जो मैच लाहौर की समझ जा रहा था, उनके हक़ में जा रहा था, उसको कराची किंग्स के हक़ में किया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों में जो फेवरेट टीमें थीं, ऐसा लग रहा था कि वो मैच वो जीतेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी हार गई, और कल लाहौर कलंदर जो है यकीनी जो फतह थी उनकी उसको शिकस्त में तब्दील किया। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करके कराची किंग्स के लेटर ऑर्डर बैट्समैन। सर बिल्कुल ऐसा ही है, और शाहीन शाह अफरीदी में भी तनकीद हो रही है। एक तो इतने ज़्यादा रन्स उन्होंने दिए, उसके बाद आखिरी ओवर की भी तनकीद हुई है कि क्यों दिया गया, और तीसरी बात यह है कि वो पिच को भी रीड नहीं कर पाए। जैसा कि डेविड वार्नर ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम शाहीन सेड दैट इट वाज गोइंग टू टर्न बट नॉट वन बॉल हैज़ टर्न इन 3 गेम्स। व्हाट वाज द पिच रीडिंग देन? देखिए, एक्चुअली जो रीज़न होता है उसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि एक ही पिच के ऊपर सारे मैचेस नहीं होते। 3 से 4 पिचेस का इंतखाब हो चुका होता है, और उसमें ये सोच लिया जाता है कि पहला मैच पिच ए पे होगा, दूसरा बी पे होगा, सी पे होगा और डी पे होगा। प्रॉब्ली ये नई पिच थी, और उस पर जो मेरे अपने नज़दीक वार्नर का ये कहना ठीक है कि स्पिनर्स तो इतने ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी, लेकिन आपको अपने जहन में ये भी रखना होगा कि कल बारिश हो गई थी। जब बारिश होने की वजह से जब बॉल गीला हो जाता है, और उसके बाद कंडीशंस भी जो है वो वेट हो जाती हैं, तो जब फिर तो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, दोनों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमें कल सामने वाज़े तौर पे नज़र आया, क्योंकि आप बॉल को ग्रिप नहीं कर सकते, बॉल आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। तो उसका ये कहना कि स्पिनर्स को हेल्प नहीं करती, उसको तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी हो चुकी थी। और उसके बाद जो ग्राफ दिखा रहे थे उसमें ये तो ज़रूर दिखाया गया था कि फर्स्ट इनिंग में जब बॉलिंग हो रही थी तो एक सर्टन परसेंटेज पे स्पिन हो रहा था, ठीक है, लेकिन सेकेंड इनिंग में वो अप्रिशिएबल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अगर 1.5 पहली इनिंग में हो रहा था तो सेकंड इनिंग में 2.1 या 2.2 डिग्री पे जो है वो टर्न हो रहा था। इट मींस टर्न वाज देयर ऑन द पिच, बट ये कह देना कि कि स्पिनर्स मैंने इसलिए खिलाया कि वो स्पिनर्स को हेल्प करेगी, ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि बैटिंग पिचेस के ऊपर देखें, हम हमेशा T20 के फॉर्मेट में बात कर रहे होते हैं, हम बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। फिर ऐसा आप देखें तो कि T20 क्रिकेट बनी किसके लिए? वो क्रिकेट बनी है बैटर्स के लिए, बैट्समैन के लिए। क्राउड जो आता है वो छक्के चौके देखने आता है, इसलिए बॉलर्स के लिए किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं है पिच के ऊपर। इसलिए आप देखेंगे एक फास्ट बॉलर जो 150 पे बॉलिंग कर रहा है की स्पीड से, उसको मजबूरन अपनी स्लोअर पेस के साथ बॉलिंग करनी पड़ जाती है कभी, यानी कि उसको अपने आप को बचाना पड़ता है। आई थिंक जो भी हमारे फैंस हैं उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इट इज़ नॉट ईजी। और उसके बाद जब इस किस्म की कंडीशंस हो जाएं जैसे कल हो गई थी, यानी गीला हो गया बॉल, सीम गीली हो गई, आप ग्रिप नहीं
कर सक रहे हैं। सो लेकिन वहाँ आपका एक्सपीरियंस काम आता है, जो हमें कल नजर आया कि शाहीन आफरीदी ने और हारिस रऊफ ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। प्लस जो आप बात कर रही हैं बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुई, यानी आपका आखिरी चाहे जो मर्जी कितने भी रन करने होते वो आपका रेगुलर जेन्युइन बॉलर करता है। आपने उसको मिचेल को बॉलिंग के लिए ओवर दिया। इसी तरह आपको याद होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी यही गलती की थी कि शहजाद को आखिरी ओवर के लिए रख लिया। सो ये वो कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। जहाँ तक पिच का है, पिच का बिहेवियर चेंज इसलिए हुआ कि वो बारिश की वजह से पूरे का पूरा मैच ही चेंज हो गया। आप देखें ना कि आखिर के 3 ओवर में 48 रन करना, कोई भी बॉलर सामने बॉलिंग कर रहा हो इतना आसान नहीं होता। जो शाहीन की आफरीदी की जो गलती थी वो ये थी कि वो एक जगह पे बॉल ही नहीं कर सके। एज ए कैप्टन आपको पता है कि आपने फाइन लेग ऊपर ली हुई है, आपको पता है कि आपने अगर थर्ड मैन ऊपर लिया हो तो आपको तो पीछे बॉल करना ही नहीं है। आपने वो बॉल पीछे किया, पीछे आपने गैप दे दिया, वहां से उसने 2 चौके मार दिए। उसके बाद ऑफ स्टंप के बाद फिर आपने शॉर्ट बॉल कर दी, उसने वो पॉइंट के ऊपर से वो मार दिया। सो वो बॉलिंग गलत हुई। आप कम से कम गेंद तो आगे करते ना, यॉर्कर लेंथ पे करते, मार खा लेते, कोई इशू नहीं होता था। बॉलिंग अच्छी करके अगर आप हार जाएं इन दैट सेंस वो तो कोई इशू नहीं है। आपने मिड ऑफ और मिड ऑन स्ट्रेट पीछे रखे हुए हैं, इसका मतलब है आपने बॉलिंग आगे करनी है। लेकिन आपने जब पीछे की तो आपको गैप्स मिल गए बैटर को और उन्होंने उसका फायदा उठाया, जिसमें आई थिंक क्रेडिट तो पूरा का पूरा उन बैटर्स को जाता है जिन्होंने उस वक्त सिचुएशन को समझते हुए जिस अंदाज में वो खेले हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त कल का मैच जो है वो हुआ और इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के ऊपर अब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स बनने बहुत बड़ा जा रहे हैं निशान है सर। और दूसरी बात ये कि कैजुअली बात करना और मीडिया को मिस हैंडल करना, वी बीन सीइंग इन द एंटायर टूर्नामेंट, नो वन कैन गिव अ क्रक्स ऑफ फेट के गेम स्ट्रैटेजी स्वॉट दे जस्ट गलती हो गई या हमें समझ नहीं आई या वी आर स्टिल इन द इन द फर्स्ट 4 ऑफ द गेम्स। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैच्योरिटी आनी चाहिए, इसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। मीडिया आपके पास अच्छा वक्त भी होगा, आपके पास बुरा वक्त भी होगा। जब अच्छा वक्त होता है तो आप ऐसे गुडी गुडी बने हुए होते हैं कि जी ओ जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देखिए आपके कैरेक्टर का पता ही उस वक्त लगता है जब आप नीचे गिरे हुए हो, उस वक्त आप किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं। कल आपने एक बहुत बड़ा जेस्चर देखा होगा, कल बहुत बड़ी विक्ट्री थी कराची किंग्स के लिए। क्या आपने वार्नर को देखा कि उसने किस अंदाज में अपने प्लेस को मेलो डाउन कर रहा था कि आप अभी कुछ नहीं है, ठीक है हम जीत गए कोई देखो दिस इज वेयर जो हम कहते हैं कि जो फ़र्क है सबसे बड़ा कि आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आपने किस तरह आपने रिएक्ट करना है। अब मतलब कल जिस वक्त वो पोस्ट मैच में इंटरव्यू ऐसे लग रहा था कि वो तो जो कहते हैं ना मगर वो लाना निकाल है कि इसको निकाला, कोई ऐसी कोई वो नहीं थी, कह रहे कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जस्ट इमेजिन एक कैप्टन कह रहा है कि हम कोई ऐसा आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे थे कि हमने आखिरी ओवर में क्या करना है। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। और यही वो चीज़ें हैं जो आई थिंक जो थिंक टैंक है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको सोचना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड सम लीडर्स जिनको पता हो कि अच्छी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, बुरी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। मैच आप हार गए हैं, आप दूसरों को क्रेडिट देना, आपने गलत किया तो इसलिए आप हारे, अगर आप अच्छा करते तो आप जीत जाते। बिल्कुल सर ऐसा ही है। और मैच के कुछ मोमेंट जो है वो कैप्चर करता है टेलेनॉर वोहू। लेट्स सी कि टेलेनॉर वोहू क्या दिखा रहे हैं। इरफान नियाज़ी के छक्कों ने कहते हैं कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम को गूंज डाला और यही देखा है हमने कल के मैच में। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो मैच होने वाला है वो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान और स्टेडियम है मुल्तान का। सर मुल्तान के स्टेडियम की कंडीशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे या पेसर्स डोमिनेट करेंगे? हाउ शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ टीम्स? देखिए जिस किस्म की जो मौसम की हमें सूरत हाल मिल रही है उससे तो यही लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ही ड्राई कंडीशंस होंगी। पिच भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर वगैरह का तो कोई चांस मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि इतनी सख्त हीट में बड़ा मुश्किल होता है कि वाटर अपनी जगह पे कुछ अरसे के लिए खड़ा रहे, वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अच्छी बैटिंग सर्फेसेस होंगी, थोड़ा सा टर्न वगैरह जो मिलने के चांसेस हैं। बट ये नहीं मैं कह सकता कि स्पिनर आगे डोमिनेट करेंगे, क्योंकि स्पिनर्स इसलिए भी डोमिनेट कर जाते हैं कभी कभी क्योंकि आपको चार्ज करना पड़ता है, आपको क्योंकि रन्स बनाने होते हैं, सो आपको हर बॉलर के ऊपर चांस लेना पड़ता है। और स्पिनर्स के ऊपर ख़ास तौर पर इस बात के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं कि बाउंड्री क्लियर करने में उनके लिए इशू हो जाते हैं बैटर्स के लिए। वेयर एज फास्ट बॉलर को तो पेस के साथ आप उसको मिला देते हैं तो गेंद जो है वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है। तो ये जब
ग्राउंड के अंदर ही रहती है बॉल तो वो कैच होने के चांसेस हो जाते हैं, जो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्पिनर्स 2 से 3 विकेट्स ले लेते हैं। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दुनिया भर में नॉर्म यही है कि स्पिनर्स जब भी आते हैं इस बात के इम्कानात होते हैं कि 1 से 2 विकेटें ले जाएं। लेकिन मेरे अपने नज़दीक क्योंकि मुल्तान सुल्तान तकरीबन उसका कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं कि उनका कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा कहीं भी जाने का, वो तो बाहर हो चुके हुए हैं, टॉप 4 में आ नहीं सकते। सो उनकी अप्रोच कैसी होती है ये देखना होगा। वेयर पेशावर ज़ल्मी को पता है कि उनको हर मैच जीतना है, तो कोई भी मैच हारने की सूरत में उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चार्ज अप होगी मुल्तान पेशावर ज़ल्मी, और उनकी जो अच्छी चीज़ ये है कि बाबर फॉर्म में आ गए हैं। फिर उसके बाद उनको ये सिर्फ है कि साइम अयूब अभी तक कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल सके। सो आई विश कि क्योंकि अगर इन्होंने टॉप 4 में जाना है तो साइम अयूब का क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। आज उसको कंडीशन मिल सकती है ऐसी कि साइम अयूब थोड़ा सा वक्त गुजारे और मे बी फर्स्ट 3 to 4 ओवर्स में कोई ज़्यादा चांस लेने की कोशिश ना करे, और उसके बाद जब उसके बैट पे बॉल आना शुरू हो जाए तो देन वो अपने स्ट्रोक्स खेले। सो उसका फॉर्म में आना ज़रूरी है। वेर एज बाकी मैं जो पूरा एज एन ओवरऑल इसके पेशावर ज़ल्मी को देखता हूँ, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इतना नहीं है उनके मिडल ऑर्डर में लेकिन वो डिलीवर कर रहे हैं। आई थिंक जो ख़ास तौर पर वो जो माज सदाकत को उन्होंने टीम में डाला वो उससे उनके मिडल ऑर्डर में काफ़ी थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। वो अगर इसको कंटिन्यू करते रहे, अभी तो एक इनिंग खेली है बट उनको ये रिपीट करना पड़ेगा अपनी इस परफॉर्मेंस को, लेकिन एक अच्छा इजाफा नज़र आता है पेशावर ज़ल्मी की टीम में भी और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अभी अंडर 19 खेल के निकले हैं वो। सो पोटेंशियल है उनमें। सो मुझे तो पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि वो कीन होगी और अच्छा खेल भी पेश करने की कोशिश करेगी और ये मैच जीतने की कोशिश करेगी। सर बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ल्मी इज़ स्टेबल ऑन द 6 points राइट नाउ, तो हाउ डू यू सी प्रोग्रेसिंग देम ऑन द पॉइंट्स टेबल? देखिए अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं तो 6 पॉइंट्स का मतलब तो है वो 6 पॉइंट्स में है, लेकिन उनके पास मैचेस 3 हैं जिसकी वजह से वो कम्पीट कर सकती है ऊपर कहीं भी आके। अगर वो तीनों मैचेस जीतते हैं तो 12 पॉइंट पे तो कोई फिनिश करेगी ना वो। अगर वो 12 पॉइंट ले लेती है तो ये इनमें से इनके मैचेस ज़ल्मी के अभी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी है और किंग्स के साथ भी है। सो वो दोनों टीमें अगर ये इन दोनों को जीत लेते हैं तो उसी पॉइंट पर रहेंगी ना। ये आगे जाके ये 12 पॉइंट पर जा सकते हैं तो इनके चांसेस हो जाएंगे क्वालिफाई करने के। लेकिन एग्जैक्टली अब सारी टीमों के लिए जो है अगर आप देखते हैं तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हो गए हैं। कोई भी इसमें से अब हारने की सिचुएशन में नहीं है। जो भी टॉप 4 टीम्स हैं यानी टॉप 5 टीम्स अगर आप देखते हैं तो कोई भी हारने की सूरत में अपने ही ये जो टॉप 5 में से अगर एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं तो वो उनको नुकसान होगा जो टीम हारेगी। तो इसलिए आइंदा जितने भी मैचेस आने वाले हैं ना वो बहुत कांटेदार होंगे और आप देखेंगे कि काफ़ी क्लोज फिनिशेस आपको नज़र आएंगी, क्योंकि हर टीम जो है ना वो कोशिश करेगी कि रिस्पेक्टिव कोई टीम जितने भी रन्स कर जाए हमको वो रन्स करने हैं। अगर हम कोशिश करेंगे कि पहले अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करें कहीं राउंड अबाउट 150-160 के ऊपर एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर ताकि वो चेज़ कर सके। सो ये आगे के जो एक आध हफ्ता जो है ना ये क्रिकेट की शायकीन के लिए क्रिकेट बहुत मज़ेदार होगी जिसको उनको देखना चाहिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सर व्हाट डू यू रिकमेंड टू बाबर आजम, बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा कुछ गेम्स में ही कुडंट परफॉर्म और 2 गेम्स में ही वाज डूइंग रियली वेल एंड ही डिड इन द लास्ट शो एज वेल। सो बाबर आजम के लिए क्या इस पिच के ऊपर खड़े रहना कितना ज़रूरी है एंड हाउ ही विल बी लाइक फोकसिंग ऑन दिस पिच? देखिए इसको हमेशा ज़हन में रखें कि हर टीम में आपके जो टॉप 4 या 5 बैटर्स होते हैं ना उसमें से 2 से 3 को कंट्रीब्यूट करना होता है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। सो बाबर उस टॉप 5 प्लेयर्स में से वो प्लेयर हैं जिनसे जो है ऑपोजिशन हमेशा घबराती है, क्योंकि बाबर आजम अगर पिच पे क्रीज पे खड़े रहते हैं तो रन्स बनने रहते हैं। ठीक है लोग स्ट्राइक रेट के मुतालिक बात करते हैं, लेकिन अगर वो विकेट पे रहते हैं उनके इर्द गिर्द के अगर प्लेयर्स उनके मुताबिक खेल के चले जाते हैं जो T20 की रिक्वायरमेंट है, सो मेरे अपने नज़दीक आराम के साथ ये 190 प्लस जो है वो किसी भी मैच में कर सकते हैं। और 190 प्लस पार स्कोर होता है, वहाँ आपके बॉलर्स के पास आपके फील्डर्स के पास मौका होता है कि उसको डिफेंड करें अगर आप पहले बैटिंग करके इतने रन करते हैं। सेकेंड अगर ये है कि आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो देन आपके जहन में ये होता है कि ये कम से कम 180-190 जो है वो पार स्कोर होगा किसी भी ग्राउंड पे। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 160-150 के अंदर इनको रिस्ट्रिक्ट करें ताकि फिर हमारे लिए आसानी ना हो। और अब तक वो कामयाब हुए। अगर आप देखेंगे 140 अगर चेज़ कर रहे हैं, 150 अगर चेज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी बॉलिंग ने उनको काम किया है। सो दोनों सूरतों में मेरे अपने नज़दीक बाबर आजम की अपनी कंट्रीब्यूशन प्लस
जो टॉप 4 और 5 में से एक और बैट्समैन जैसे हम साइम अयूब का जिक्र कर रहे हैं उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि एक ही अगर प्लेयर के ऊपर आप डिपेंड करते रहेंगे और वो फेल हो जाए देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अभी तक मुझे नज़र आ रहा है कि सारी टीमें किसी एक प्लेयर पे अब डिपेंड नहीं कर रही, जिसको भी जिम्मेदारी मिल रही है वो कर रहा है, चाहे वो असद नवाज हो चाहे वो इरफानुल्लाह न्याजी हो, क्योंकि टॉप उनके पास जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे कल अगर देखें तीनों आउट हो गए थे, साइफर्ट आउट हो गए थे, वार्नर आउट हो गए थे और विंस आउट हो गए थे, और इसी तरह दूसरी तरफ भी ऐसे ही हो रहा था। सो बाकी जो नीचे आने वाले बैटर्स हैं उन्होंने उनका मतलब अपने ऊपर ले लिया प्रेशर और उसके बाद मैचेस जिता दिए। हसन नवाज ने जैसे मैच जिताया इसी तरह कल इरफान ने मैच जिता दिया अपनी टीम को। सो ये अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में। सर एक चीज़ हमें देखने में आई है कि पेशावर ज़ल्मी के पास और कोई पीछे स्क्वाड में नज़र नहीं आता ऑन द टॉप लाइन बैटिंग, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई थिंक ड्राफ्ट में दे पिक्ड दीज पीपल और दे हैव टू परफॉर्म, बाबर हैज़ टू परफॉर्म, साइम हैज़ टू परफॉर्म, हारिस हैज़ टू परफॉर्म, इफ़ नॉट दे आर परफॉर्मिंग दे डोंट हैव एनीथिंग ऑन द बैक। देखिए अभी तक तो आप देखें उन्होंने जो भी अपनी कॉम्बिनेशंस आजमाए उसमें कम से कम उनको एक पॉजिटिव साइन तो नज़र आया नमाज सदाकत की सूरत में। सो ये आप बात ठीक कह रही हैं कि एक्चुअली उनको परफॉर्म करना चाहिए, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? इसलिए कि जब आप ड्राफ्ट की सिलेक्शन में जब आप कर रहे थे तो जो अवेलेबल पूल था उसमें से जो बेस्ट थे इन्होंने उसको लिया। अब देखें कि यही वो प्लेयर्स जो इस वक्त PSL में खेल रहे हैं, ये बातें हो रही हैं कि जब यहाँ से ख़त्म करेंगे तो जाके IPL में खेलेंगे। इट मीन्स दे आर गुड इनफ प्लेयर्स के जिनको इन्होंने पिक किया था। अब ये है कि वो उसमें जो मुझे जो इशू सिर्फ ये हुआ कि उन प्लेयर्स को इतना जानते नहीं थे, सो बैटिंग लाइनअप में कौन किस जगह पे आके फिट इन होगा वो उनके लिए इशू हो रहा था, जो अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया और अब मुझे एक स्टेबल उनकी टीम नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी की, और हर एक को अपने अपने रोल का भी पता लग गया कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। बिल्कुल ये और देखना ये है कि बाबर किस नंबर पर आके बैट करते हैं, जो कि बहुत सी बातें हुई हैं। लेट्स सी, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ICC मेंस रैंकिंग जारी हो गई है, जिसमें टेस्ट में पाकिस्तान जो है 7th पोजीशन पे है, वनडे में 5th पोजीशन पे है और T20 में 8th पोजीशन में आ गया है। सर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को वाइदा, क्योंकि इन रैंकिंग्स को वापस लाने के लिए टॉप टीम से खिलाफ आपको जीतना होगा, अदरवाइज़ आपकी ये रैंकिंग जो है ना वो यहीं रहेगी। सो इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो थिंक टैंक है जिसमें सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट है उनको एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड बनाना होगा, क्योंकि अब जितने भी टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, T20 के कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं या वनडे के जो मैचेस आ रहे हैं उसमें जीतना बहुत ज़रूरी है। सर PSL के बाद ही पता लगेगा कि हमारी प्लेइंग 11 अब क्या बनेगी कौमी टीम के लिए। नहीं, मोर और लेस देखें आपके पास प्लेयर्स तो है नहीं, प्लेयर्स में इक्का दुक्का एक दो लड़के मुझे नए आते हुए नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ तो टीम वही होगी, कोई ख़ास चेंज तो नहीं होगा। अच्छा, आपके मतलब वही टीम रखेंगे वो मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि किसको लेकर आएंगे? किसी और ने सिवाय ये दो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नज़र आई हैं वो भी डोमेस्टिक फ्रंट पे। अभी जब उनको इंटरनेशनल में लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट वो फेल हो चुके हैं वहाँ पर। इवन अगर देखा जाए इरफान न्याजी की हम बात करते हैं या हसन नवाज की बात करते हैं तो कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं दी ना। अभी तो आप डोमेस्टिक फ्रंट पे खेल रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो मूवमेंट आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वहाँ इशूज़ है। सर कमिंग बैक टू टुडेज मैच, ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, हाउ इंपॉर्टेंट इज द गेम एंड व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? नहीं, पेशावर ज़ल्मी के लिए तो ऑल इंपॉर्टेंट गेम है, उसको तो जीतना ही जीतना है, और आई थिंक उनको इस वक्त इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा होगा। वो तीनों डिपार्टमेंट में एक्सेल करने की कोशिश करेंगे, फील्डिंग, बैटिंग एंड बॉलिंग में, और मेरा ख्याल है बनता भी है उनका जीतना, क्योंकि जिस अंदाज में वो खेलती हुई आ रही है, स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था लेकिन अब उनकी टीम एक मुझे अच्छी बैलेंस टीम नज़र आती है, प्लेयर्स को अपने अपने रोल्स का पता लग गया हुआ है और वो उसी अंदाज में खेलने की कोशिश करेंगे। सो पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी नज़र आता है मुझे आज के मैच। सर आई होप सो, और आपने जैसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि मे बी रिजवान खेलें या ना खेलें, बिकॉज वो मेरे जहन में आ रहा था कि कि जो बेंच पे बैठे हुए लड़के हैं जिनको मौका नहीं मिला, वो उनको हो सकता है खिलाने की कोशिश करें, और ये रेस्ट करें, इसकी कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुल्तान की जो शायकीन क्रिकेट है हमेशा से ही स्टेडियम का रुख करते हैं, तो देखना यह है कि जो क्रिकेट फैंस हैं मुल्तान के वो इस मैच को देखने के लिए कितने बेताब हैं, क्योंकि ज़ाहिर है होम सपोर्ट तो होगी मुल्तान सुल्तान को, मगर उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जो हैं उनके लिए ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उन्होंने आगे कहीं ना कहीं अपनी जगह बनानी है 4th पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे या प्ले ऑफ्स पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।